आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं आवाज समाचार की हेडलाइंस के साथ। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन का नया विवाद, भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप, कंपनी ने शुरू की जांच, कई अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा। व्यापारियों की संस्था केट ने कॉमर्स मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। लेदर इंडस्ट्री को मिल सकता है सरकारी बूस्टर, चमड़े से बने सामान को PLI में शामिल करने का विचार, CLE ने वित्त मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। खराब विदेशी संकेतों ने बाजार को तोड़ा, निफ्टी करीब 250 पॉइंट तो सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा लुढ़का। FMCG को छोड़कर सभी इंडेक्स में गिरावट, मेटल, फार्मा और रियल्टी की जोरदार पिटाई। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, कल लगे करीब 86 लाख टीके। 16% आबादी को लगी दोनों डोज। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले नड्डा, वैक्सीन का डर खत्म होने से आई तेजी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत, प्रयागराज के बाराबंकी मठ में हुआ निधन। अफगानिस्तान के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच बातचीत, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर भी हुई चर्चा। पंजाब के नए कैप्टन बने चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। सुखजिंदर रंधावा और ओम प्रकाश सोनी बने डिप्टी CM, किसानों का बिजली पानी हुआ माफ। 2 साल के बाद पर्यटन उद्योग के लिए उम्मीद की किरण, हवाई किराए घटे और होटल बुकिंग में दिख रहा है इजाफा। जल्द ही शुरू होगी इंटरनेशनल उड़ानें और टूरिस्ट वीजा। सबसे पहले खबर टूरिस्ट सेक्टर से। करीब 2 साल बाद पर्यटन उद्योग में रिवाइवल के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सरकार के फेयर बैंड को लेकर दी गई छूट के बाद 15 अक्टूबर के हवाई किराए 50% तक कम हो गए हैं। होटल बुकिंग में भी इजाफा दिख रहा है। सरकार जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात और टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू करने का फैसला ले सकती है। डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, ये बताइए पर्यटन में किस तरीके का बूस्ट दिखाई दे रहा है? जी, लगभग 2 साल की मंदी के बाद टूरिज्म सेक्टर में दोबारा से रिवाइवल दिख रहा है। और अगर आप छुट्टियों में इस बार साल के अंत में अगर कहीं छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो बुकिंग अभी करा लें, क्योंकि टिकट्स अभी लगभग पहले के मुकाबले आधे दाम में मिलेंगे अगर आप 15 अक्टूबर के बाद बुकिंग कराते हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि सरकार ने 2 बड़े फैसले हाल में किए हैं। एक, फेयर बैंड को लेकर छूट दी गई है। जो 1 महीने की सीमा थी फेयर बैंड को, उसको 15 दिन कर दिया गया है। यानी 15 दिन के बाद की जो बुकिंग है वो फ्री मार्केट पे रहेगा। उस पर जो एयरलाइंस है वो किराए कम कर सकती हैं और इसलिए किराए सस्ते मिल रहे हैं, आधे दामों पे मिल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की अगर हम आपको बात बताएं, दिल्ली मुंबई में अगर आप 10 अक्टूबर को बुकिंग कराते हैं तो आपको 5600 का टिकट मिल रहा है। लेकिन वही चीज अगर आप 10 दिन के बाद यानी कि 20 अक्टूबर को कराते हैं तो सिर्फ 2400 में आपको ये टिकट मिल रहा है। दिल्ली बेंगलुरु में 10 अक्टूबर को 7400 का टिकट है, जबकि 20 अक्टूबर को यही 3100 का हो जाता है। दिल्ली पटना 5100 का है 10 अक्टूबर को, जबकि यही टिकट 2100 का हो जाता है अगर आप 20 अक्टूबर को कराते हैं तो। इसी तरह से मुंबई कोची की अगर हम बात करें, लगभग 6000 का टिकट है 10 अक्टूबर को, जबकि 2100 रुपए का यही टिकट आपको 20 अक्टूबर को मिलेगा। और मुंबई जयपुर भी 5100 का टिकट है 10 अक्टूबर को, जबकि 2000 रुपए का आपको ये मिलेगा अगर आप 20 अक्टूबर को बुक कराते हैं। तो सिर्फ 10 दिन में आधे से भी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है इन किरायों में। और कुछ और बड़े फैसले होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में जो कि टूरिज्म को और बूस्ट करेंगे। जैसे कि टूरिस्ट वीजा काफी समय से बंद था, उसको अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर दोबारा से खोले जाने की तैयारी की जा रही है। और दूसरी तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उसको भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। कुछ खास देशों में जहां की मामले कम हैं वहां फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाने वाली है। शुक्रिया रोहन। त्योहारी सीजन के दौरान दाल के दाम ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने सभी राज्यों को दाल पर लगी हुई स्टॉक लिमिट का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। 17 राज्यों में 217 व्यापारियों के पास स्टॉक लिमिट से ज्यादा दाल है। असीम हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं, असीम के पास चलते हैं और इस खबर पर डिटेल लेंगे असीम से। खबर ये है कि त्योहारी सीजन में दालों की कमी ना हो, इसको लेकर सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि
सख्ती से पालन किया जाए स्टॉक लिमिट का। और अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि पीएलआई स्कीम में सरकार ने नई एक योजना आप कह सकते हैं शुरू की है। सरकार इसको बूस्ट देने की तैयारी कर रही है और इसमें शामिल किया गया है लेदर गुड्स को शामिल किया जा सकता है। इसे पीएलआई स्कीम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण राय। लक्ष्मण जी बताइए, फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट बड़ा एक सेक्टर है, पीएलआई में आने के क्या चांसेस है, सरकार से क्या संकेत मिल रहे हैं? दरअसल काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और नीति आयोग को भेजी गई है और इस चिट्ठी में दो मांग की गई है। पहली बात तो ये कि लेदर प्रोडक्ट और फुटवेयर को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में शामिल किया जाए। इसके पीछे दलील ये दी गई है कि दरअसल लेदर प्रोडक्ट और फुटवेयर इंडस्ट्री में 98% जो कंपनियां हैं वो एमएसएमई हैं, यानी छोटी और मझौली कंपनियां हैं। अगर इस सेक्टर को पीएलआई स्कीम के तहत शामिल किया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, तो इस बड़ी संख्या में एमएसएमई को फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। बता दूं कि पीएलआई स्कीम के तहत साल दर साल जितना एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी किया जाता है, साल दर साल उत्पादन में जितनी बढ़ोतरी होती है, उसके हिसाब से सरकार इंसेंटिव देती है। ये इंसेंटिव 2% से लेकर के 12 कुछ महीनों में 14% तक होती है। एक दूसरी मांग ये की गई है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स की तरफ से कि दरअसल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का दूसरा चरण जो सरकार ने शुरू किया था, उसमें लेदर सेक्टर को बाहर रखा था। पहले चरण में तो था, लेकिन दूसरे चरण में इसको शामिल नहीं किया गया था। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के दूसरे चरण में भी लेदर प्रोडक्ट और फुटवेयर को शामिल किया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से इस सेक्टर का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। अगर सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा तो यह सेक्टर ज्यादा बेहतर कर सकेगा। इस चिट्ठी के ऊपर उद्योग मंत्रालय में बैठक भी हो चुकी है और अब सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। हालांकि अंतिम फैसला होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन एक बार फिर से विवादों में है। कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों पर अपने लीगल अधिकारियों की जांच शुरू कर दी है। कुछ अधिकारियों को छुट्टी पर भी भेजा गया है। व्यापारियों की संस्था केट ने इधर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। और डिटेल के चलते हमारे संवाददाता असीम हमसे जुड़ गए। असीम, अब बताइए क्या है पूरा मामला ये अमेजन से जुड़ा हुआ? जी देखिए, जो ई कॉमर्स कंपनी अमेजन है वो लगातार विवादों में है। पहले ही इसकी ईडी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जांच कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भारत में अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप जो है वो लगा है। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट एक वेबसाइट है, उसने इस बात का खुलासा किया कि कंपनी ने अपने कुछ लीगल अधिकारियों की जांच जो है वो शुरू कर दी है और कुछ को छुट्टी पर जो है वो भी भेज दिया है। खासतौर पर इन जो लीगल अधिकारी हैं इनके ऊपर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप था। एक जो विसल ब्लोअर है उसने भी इस बात को लेकर के खुलासा जो है वो किया था। और खासतौर पर कंपनी जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स को जो है फॉलो करती है, एफसीपीए एक्ट को जो है उसको पालन जो करना पड़ता है। तो कंपनी ने अपने यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी जांच जो है वो शुरू कर दी है। एक अधिकारी राजेश सुंदरम है, उनका नाम जो है सामने आ रहा है, जिनको की छुट्टी पर जो है वो भेज दिया है। तो फिलहाल जो ई कॉमर्स की संस्था, जो व्यापारियों की संस्था कैट है, उसने भी इसकी जांच करने की मांग जो की है। उन्होंने पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर कहा कि इसकी पूरी जांच जो है सीबीआई से जो है कराई जाए। खासतौर पर ये कंपनी जो है लगातार विवादों में रही है, पहले भी इसको लेकर के जांच आरोप जो है वो लगते रहे। तो अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों को लेकर के कितनी संगीन है और कितनी जल्दी कंपनी के ऊपर जांच जो है वो शुरू करती है। शुक्रिया असीम। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार की। खराब विदेशी संकेतों ने आज बाजार को तोड़ दिया। निफ्टी करीब 250 पॉइंट, सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा लुढ़क गया। सिर्फ एफएमसीजी में थोड़ी खरीदारी दिखी, बाकी इंडेक्स में गिरावट रही। मेटल, फार्मा और रियल्टी की सबसे ज्यादा पिटाई देखने को मिली। और आज मार्केट की डिटेल हमें बताएंगी दीपाली राणा। चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली बताए, आज गिरावट का दिन था, तो क्या रही आज बाजार की हाइलाइट्स? दरअसल आज जब सुबह शुरुआत हुई भारतीय बाजारों की, तो उससे पहले जो संकेत मिल रहे थे एशियन मार्केट से या फिर अमेरिकन मार्केट फ्यूचर्स से, वो नेगेटिव ओपनिंग के ही मिल रहे थे। तो उसी तर्ज पर एक गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई, लेकिन एक शार्प रिकवरी भी मार्केट में देखने को मिली। लेकिन जो सेलिंग प्रेशर हावी हुआ वो सेकेंड हाफ में हावी हुआ, स्पेशली
1 बजे के बाद, और उसके बाद गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। इनफैक्ट एफएमसीजी को छोड़कर जो तमाम सेक्टर्स हैं वो गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। ज्यादा फॉल हमने देखा है रियल्टी स्टॉक्स में, मेटल स्टॉक्स में। मेटल क्योंकि चाइना सेंसिटिव सेक्टर है इसीलिए वहां पर गिरावट ज्यादा देखने को मिली है। ऑटो स्टॉक्स थोड़े हल्के हो रहे थे, बैंक स्टॉक्स में गिरावट थी, सिविक एफएमसीजी में बाइंग थी। दिग्गजों के साथ साथ बिकवाली मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हावी हुई है। तो आज जो बिकवाली का कारण रहा उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल क्यूज थे। दीपाली लगे हाथ ये भी बताइए कि आज के बाजार में एक्शन कहां दिखा, गेनर्स लूजर्स की बात करें तो उस लिहाज से क्या खास रहा? निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं, और जो टॉप 4 गेनर्स हैं उसको देखकर ही आइडिया लग जाएगा कि एफएमसीजी में खरीदारी थी वीक मार्केट में भी, क्योंकि जो टॉप 4 मूविंग स्टॉक्स है उसमें एचयूएल, आईटीसी, बजाज फिनसर्व और ब्रिटानिया थे, जहां पर हमने 1% से लेकर 2.5 से 3% की मजबूती आज के सत्र में देखी। लूजर्स की कैटेगरी में आप देखिए टॉप लूजर था टाटा स्टील, जहां पर हमने 9.5-10% का एक शार्प फॉल आते हुए देखा और स्टॉक उसी कमजोरी के साथ बंद हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील 7.5% नीचे था। हिंडाल्को यूपीएल में भी 5 से 6% की वीकनेस थी। तो मेटल सबसे ज्यादा टूट रहे थे, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है निफ्टी लूजर्स में भी। इसके अलावा मिड कैप्स में सिलेक्टेड स्टॉक्स थे जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। जीएमआर इंफ्रा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, कैस्ट्रॉल, टोरेंट पावर, यहां पर हमने 0.5% से लेकर 8% का मूव देखा। जीएमआर इंफ्रा इनफैक्ट पिछले हफ्ते से एक्टिव हुआ है प्राइस मूवमेंट के हिसाब से तेजी की तरफ, जो कि आज भी सस्टेन हुआ। लूजर्स में अगेन जो मेटल स्टॉक्स थे वो लीड करते हुए मिड कैप स्पेस से ही जेएसपीएल, सेल, आईबी हाउसिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मिड कैप स्टॉक्स से जो कमजोरी के साथ क्लोज हुए, और 9%, 10% तक की वीकनेस इन स्टॉक्स में आज रही। एफएनओ के गेनर्स दिखाएं तो जीएमआर इंफ्रा, इंडियन होटल, एचयूएल, पीवीआर, यहां पर बाइंग देखने को मिली, और जो विदेशी टूरिस्ट का आना शुरू हो जाएगा उसका बेनिफिट पूरे ही होटल इंडस्ट्री को दिखा आज के सत्र में। इसलिए इंडियन होटल जो कि अब वायदा का हिस्सा भी है, इसमें 8% का मूव था। इनफैक्ट दिन के दौरान तो 11% तक की तेजी भी स्टॉक में देखने को मिली थी। लूजिंग साइड पे अगेन मेटल्स लीड करते हुए टाटा स्टील, जेएसपीएल, नाल्को, एनएमडीसी, ये टॉप एफ&ओ लूजर्स थे, और चारों स्टॉक्स बिलोंग करते हैं मेटल्स को। एफएमसीजी गेनर्स दिखाएं तो एचयूएल, मैरिको, आईटीसी, ब्रिटानिया, यहाँ अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स बेसिकली अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। और आखिर में मेटल लूजर्स जिनका कई बार जिक्र हो भी चुका है, टाटा स्टील, जेएसपीएल, नाल्को, एलएमडीसी, ये सॉफ्ट इनफैक्ट अच्छी वीकनेस के साथ बंद हुए आज के सत्र पे। शुक्रिया दीपाली, और यहाँ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है, लेकिन उनकी मौत संदिग्ध हालत में हुई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। प्रयागराज के बाराबंकी मठ में उनका शव फंदे से लटकता हुआ मिला। प्रयागराज के एसपी का कहना है कि ये प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। चन्नी के साथ 2 डिप्टी सीएम्स ने भी शपथ ली है। सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी शपथ लिया। दोनों पंजाब सरकार में डिप्टी सीएम हो गए। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी शामिल हुए। उनके अलावा हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां नजर आए। सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही चरणजीत ने पंजाब के किसानों का बिजली पानी का बिल माफ कर दिया। और अब बात वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारी खास मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। देश में अब तक 80 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते 1 महीने में इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान में काफी तेजी आई है। करीब 61 करोड़ लोगों को 1 डोज और 20 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। आज वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जायजा लेने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली एम्स पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मौजूदा लाभार्थियों से बातचीत भी की। वैक्सीनेशन पर उनका फीडबैक मांगा। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में नड्डा ने कहा कि अब लोगों में वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट खत्म हो गई है और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं।
सर वैक्सीनेशन पर लेकर किस तरह का फीडबैक बहुत अच्छा। सर आप जो सवाल पूछ रहे थे वो ये कि किसी तरह का डर या चिंता का आपको लगता है अभी भी लोग हिचकिचा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब पूरी तरह से हिचकिचाहट दूर हो गई है? जो दूर हो गई है, लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। भारत आज उन स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कर रहा है जिन्होंने कोरोना काल में अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद की। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ ने भी ऐसा ही कुछ करते हुए लोगों की मदद करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की कहानी को सामने लाने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हमारे दौरे में हमारी मुलाकात हुई आशा कार्यकर्ता की सुपरवाइजर यशोदा देवी से। यशोदा देवी कोरोना मरीजों तक पौष्टिक खाना पहुंचाती हैं ताकि वो जल्द स्वस्थ हो सके और इसका खर्च खुद ही उठाती है। इसी जज्बे की वजह से यशोदा देवी हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। गर्भवती और अभी मां बनी महिलाएं कारलापलम गांव के एक स्कूल में टीकाकरण करवा रही हैं। यशोदा देवी इन महिलाओं को समझा रही हैं और टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यशोदा इन्हें आसान भाषा में बता रही हैं कि टीका लगवाना सुरक्षित है और उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है। यशोदा मैडम गारू कोरोना वैक्सीन गुरिंची विवरिंचడం వల్ల మేడం గారు మమ్మల్ని మోటివేషన్ చేయడం వల్ల 2 వ్యాక్సిన్లు వేయించుకున్నాము। అంతా బాగుంది। ధన్యవాదాలు। यशोदा देवी आंध्र प्रदेश की सबसे वरिष्ठ फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी हैं। 57 वर्षीय यशोदा मल्टीपर्पज फीमेल सुपरवाइजर हैं जो दर्जनों एएनएम की टीम का नेतृत्व करती हैं। इन महिलाओं को एएनएम के तौर पर जाना जाता है। ये लोगों का कोविड-19 और दूसरी बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करती हैं। महामारी के दौरान यशोदा ने सबसे पहले मिसाल पेश की। खुद कई बीमारियों से जूझने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा के काम को जारी रखा। ఈ కరోనా వచ్చినప్పుడు అవేర్నెస్ చేస్తూ ఉండగా నేను కోవిడ్ పాజిటివ్ అయ్యాను। ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ అయిన దగ్గర క్వారంటైన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మరలా డ్యూటీలోకి జాయిన్ అయ్యి వెంటనే నా టీం మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకొని వ్యాక్సినేషన్ గురించి, శానిటైజర్ గురించి, మాస్కుల గురించి अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना यशोदा को दूसरों से अलग बनाता है। इन्होंने फल, सब्जी, अनाज, चिक्की और दूसरे जरूरी सामान उन लोगों तक पहुंचाए जो ये जुटा नहीं पा रहे थे और इन सब चीजों का खर्च यशोदा ने उठाया। కరోనా పేషెంట్లకి, లెప్రసీ, టీబీ కేసులకి, ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్కి నా శాలరీ నుండి 20% వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను న్యూట్రిషన్ డైట్ రూపేణ। यशोदा हर महीने 40 लोगों को खाना खिलाती हैं और अपनी तनख्वाह में से 20,000 से भी ज्यादा खर्च करती हैं। अपने इस निस्वार्थ भाव और सेवा भाव की वजह से यशोदा हमारी संजीवनी चैंपियन हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.